गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन स्कूल से मैं सुमन एसएसटी की क्लास में 10th हिंदी मीडियम की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमारी प्रीवियस क्लास जो हुई थी उसमें हम मौर्य शासन पढ़ रहे थे। मौर्य काल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाला जो शासक है, हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक, अशोक के बाद में लगभग 50 वर्ष तक कोई भी योग्य शासक है वो नहीं हुआ। अंतिम जो मौर्य सम्राट है वो है बृहदर्थ। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की नींव है वो खोखली हो गई और मौर्य जो साम्राज्य है वो अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया था। क्यों? क्योंकि कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। आपस में ही जो उत्तराधिकारी हैं वो एक दूसरे के साथ में झगड़ा करने लग गए थे। इस वजह से मौर्य साम्राज्य है वो विघटन की ओर चला गया। और बृहदर्थ जो है इस पे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र ने इस पे आक्रमण किया और इस प्रकार से मौर्य वंश की जगह अब चला गया। मौर्य वंश को परास्त करने वाला जो शासक था वो था पुष्यमित्र। ये शुंग वंश से था। तो इस प्रकार से अब मगध में है वो शुंग वंश का शासन स्थापित हो गया था। और शुंग वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन हो गया? पुष्यमित्र। अब स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है वो मौर्य जो शासक हुए हैं, सम्राट हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने शासन स्वरूप को बनाया था। शासन का स्वरूप कैसा था, ढांचा कैसा था? क्या केंद्र सत्तात्मक व्यवस्था थी? क्या शासक निरंकुश था या प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था थी? तो जो मौर्य प्रशासन है, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य वंश का प्रशासन पढ़ने वाले हैं हम। मौर्य जो प्रशासन है इसमें शासन कैसा था? केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत। समस्त जो शासन का कर्ता धर्ता है वो कौन होता था? सम्राट। केंद्रीकृत होता है मतलब केंद्र से जिनको गाइड किया जाता है, केंद्र से जिनका संचालन किया जाता है। और केंद्र से संचालन करता कौन था? सम्राट। सम्राट जो है वो पूरे शासन व्यवस्था को देखता था। तो शासन व्यवस्था कैसी हो गई? केंद्रीकृत हो गई। मौर्य काल में पहली बार केंद्रीय जो व्यवस्था है इसको लागू किया गया था। तो मौर्य वंश पहला वंश है ऐसा। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। सत्ता का अंतिम और शुरू से लेके अंतिम छोर किसके पास था? राजा ही राजा ही व्यवस्थापिका, राजा ही कार्यपालिका और राजा ही न्यायपालिका। यानी समस्त जो सत्ता है वो सम्राट के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन फिर भी ये जो सम्राट है, ये जो राजा है, ये निरंकुशवादी नहीं होता था। इस पे अंकुश लगाया जा सकता था। अमूमन हम देखते हैं कि जहाँ पर राजतंत्र होता है वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो जो हैं वो निरंकुशवादी नहीं होती है, निरंकुशवादी होती है। लेकिन मौर्य साम्राज्य में ऐसा नहीं था। मौर्य सम्राट ऐसा नहीं था, उस पे अंकुश लगाया जा सकता था। राजा जो है
उसने अपने व्यवस्था को चलाने के लिए, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो पूरे देश को अकेले रोज नहीं संभाल सकते हैं कि आज दिल्ली चले गए, आज उत्तर प्रदेश चले गए, आज ही वो राजस्थान आ गए, आज ही वो बिहार चले गए। इस प्रकार से क्या है, अकेला जो पीएम है वो पूरे देश को नहीं संभाल सकता, इसलिए उन्होंने राज्य बना रखे हैं। राज्यों को उन्होंने जिलों में विभक्त कर रखा है और राज्यों को संभालते हैं मुख्यमंत्री, जिलों को जिलाध्यक्ष संभालते हैं। तो इस प्रकार से कौटिल्य ये कहता है कि उस समय पर मौर्य काल में मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य प्रशासन है, उसके 7 अंग थे। कितने अंग थे मौर्य प्रशासन के? 7 अंग थे कौटिल्य जी के अनुसार। कौटिल्य का जो ग्रंथ है उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। कौटिल्य ये कहता है कि मौर्य प्रशासन है वो 7 अंगों में विभक्त था। अब ये 7 अंग कौन से हैं? सबसे पहले आएगा राजा, दूसरे नंबर पे आएगा अमात्य, तीसरे नंबर पे जनपद, चौथे नंबर पे दुर्ग, 5वें नंबर पे कोश, 6ठे नंबर पे सेना और 7वें नंबर पे जो था वो था मित्र। इन 7 अंगों में मौर्य साम्राज्य को, मौर्य प्रशासन को निर्दिष्टित किया गया है। सबसे पहले राजा, राजा के बाद अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोश, फिर सेना, फिर 7वां लास्ट है मित्र। 7वां और लास्ट कौन सा है? मित्र है। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति कर उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के बाद की जाती थी। राजा हैं, राजा के द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी। मुख्यमंत्री और पुरोहित, इनकी नियुक्ति की जाती थी किसके द्वारा? राजा के द्वारा। अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता था, किसको पुरोहित बनाया जाता था? इसके लिए जैसे आज कंपटीशन एग्जाम होते हैं उस टाइम पर चरित्र का निरीक्षण किया जाता था। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ है तो उसको पुरोहित या मुख्यमंत्री के पद पे राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। जो चरित्र परीक्षण किया जाता था इसको क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण कहा जाता था। उपधा परीक्षण के द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी, राजा के द्वारा की जाती थी। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्रणा भी मंत्री भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। जैसे आज हमारे यहाँ मंत्री है, मंत्री परिषद है, कैबिनेट मंत्री है, उप मंत्री, इस प्रकार से मंत्री होते हैं। तो उस समय पर भी मंत्री परिषद और मंत्रीगण हुआ करता था। समझ गए? राजा को हेल्प करने के लिए। केंद्रीय प्रशासन, अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में देखिए जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था स्टूडेंट्स? अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौन था? अभी बताया मैंने, कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र में जो है वो केंद्रीय प्रशासन, अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बारे में भी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र में। और उससे अर्थशास्त्र से जो जानकारी मिलती है इसमें ये कहा गया है कि केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग थे। कितने हैं? 18 विभागों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन जो है वो 18 भागों में बटा हुआ था।
और ये 18 विभाग कौन कौन से हुआ करते थे? और ये जो विभाग थे इनको विभाग नहीं कहकर क्या कहा जाता था? तीर्थ। 18 तीर्थ जो है इनका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था, तीर्थ का जो अध्यक्ष है, तीर्थ अध्यक्ष, इसको महामात्र कहा जाता था। महामात्र कहा जाता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तीर्थ था वो मंत्री, पुरोहित और मंत्री, पुरोहित, सेनापति, सेनापति और युवराज। वैसे तो 18 तीर्थ थे, विभाग जिनको हम कहते हैं। उस समय पर इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। तो तीर्थ का अध्यक्ष कौन होता था? महामात्र होता था। और जो मेन जो तीर्थ हुआ करते थे, विभाग हुआ करते थे, वो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये जो मेन तीर्थ हैं वो थे। अब समाहर्ता, समाहर्ता है, इसका काम था कि राजस्व का एकत्रित करना और जो आय व्यय है, कितनी इनकम हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है, इसका ब्यौरा रखना, यानी बजट बनाना। अब बजट सालाना बनता था, वार्षिक बजट है वो तैयार किया जाता था। किसके द्वारा? समाहर्ता। समाहर्ता ये राजस्व का काम भी करता था और आय व्यय का लेखा जोखा भी रखता था। और क्या करता था? बजट बनाने का काम, वार्षिक बजट बनाने का काम है वो समाहर्ता के पास में हुआ करता था। अब सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का क्या काम होता था? साम्राज्य के विभिन्न विभागों में जो कोष गृह है, जहां पर धन वगैरह रखा है, और अन्नागार है, भंडारघर जो होते थे अन्न वगैरह को रखने के लिए जो व्यवस्था करता था, वो कार्य किसका था? कोषाध्यक्ष का था। तो कोषाध्यक्ष का कार्य इधर लिख लेते हैं हम। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष विभिन्न जो कोष हैं, कोष गृह, इनका निर्माण करवाता था। अन्ना गृह जो होते थे इनका निर्माण भी है वो कोषाध्यक्ष के द्वारा करवाया जाता था। अन्नागार जिसको हम कहते हैं अन्नागार, ज्यादा अच्छा लगेगा, अन्नागार, ये कोषाध्यक्ष के काम था। और क्या करता था? अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का ब्यौरा मिलता है। 26 विभागों, 26 विभागों का ब्यौरा मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। किसने लिखा है? कौटिल्य ने। जैसे कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया है। कोषाध्यक्ष के बाद में है शीताध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के बाद में है शीताध्यक्ष। शीता अध्यक्ष ये खेती वगैरह का विभाग देखता था। ठीक है। अगला है परणाध्यक्ष। परणाध्यक्ष का कौन सा डिपार्टमेंट होता था? व्यापार को देखना, व्यापार, ये व्यापार को देखता था। अगला है सूत्राध्यक्ष, ये कताई और बुनाई का काम देखता था, कताई और बुनाई। ठीक है। कोषाध्यक्ष का मैंने बता दिया आपको, कोष गृह का निर्माण करवाना और अन्नागार का निर्माण करवाना था। लूनाध्यक्ष, लूना
अध्यक्ष ये बुच्चड़ खाने को देखता था, बुच्चड़ खाने, इनका रख रखाव करता था, देख रेख करता था। विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष है, इसका क्या काम होता था? जो चारागाह है, चारागाह, इनकी देख रेख करना। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष ये नोट वगैरह बनाता था, मुद्रा जारी करने का काम, नोट नहीं कह सकते हम, मुद्रा जारी करना, जैसे आरबीआई होता है ना अपने यहाँ वैसे। और मुद्राध्यक्ष, पोताध्यक्ष, बंधाध्यक्ष, आंतरिक, आंतरिक होता है वन से संबंधित, आंतरिक होता है वनों से संबंधित। तो इस प्रकार से टोटल 26 विभागों का विवरण जो है वो हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का होता था, पण्याध्यक्ष होता था व्यापार का, सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई का काम देखता था, लूनाध्यक्ष बुचड़खानों को देखता था, विविताध्यक्ष है वो चारागाह को देखता था, लक्षणाध्यक्ष है वो मुद्रा जारी काम करने का काम करता था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, आज ऊर्जा मंत्री, जल मंत्री, जल का विभाग अलग होता है, शिक्षा का विभाग अलग होता है, चिकित्सा का विभाग अलग होता है, उस टाइम पर भी अलग अलग विभाग बने हुए थे। टोटल 26 यानी 26 विभाग बने हुए थे अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। और कौटिल्य का ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो था केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन व्यवस्था है, इसमें हमने पढ़ा 7 अंग थे इसके, राजा, अमात्य, पुरोहित, दुर्ग, इस प्रकार से 7 अंग थे। फिर हमने समाहर्ता, सन्निधाता के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने ये विभिन्न विभागों के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से ये तो था केंद्र का प्रशासन, यानी हमारी जो केंद्र सरकार होती है ना, उस प्रकार से उसमें केंद्र सरकार, जो राजा की सरकार होती थी, राजा जिन जिन इलाकों को देखता था उस प्रकार से उनमें ये प्रशासन था। अब प्रांतों में यानी राज्य, राज्यों को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? प्रांत। तो प्रांतीय शासन, प्रांतों में क्या चल रहा था भाई? अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कुल कितने प्रांत हैं? 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है मगध में। उत्तरापथ, ये 5 कौन कौन से देखिए? उत्तरापथ, जिसको तक्षशिला कहा जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा है अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र है वो उज्जैनी था। कौन सा है? आधुनिक समय में उज्जैनी। तीसरा है कलिंग, युद्ध हुआ था ना कलिंग का 261 ईस्वी पूर्व में, इसको तोसली कहा जाता है, तोसली। चौथा देखिए, चौथा राज्य है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ को क्या कहा जाता था? स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी। और लास्ट में जो 5वां है वो है मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश। मध्य देश जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र। ये वो 5 राज्य हैं जिनके बारे में
हमें जानकारी मिलती है कि मगध जो था उस समय पर मगध में 5 प्रांत थे, 5 राज्य थे। फर्स्ट ऑल ऑफ है उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोशाली, दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी और मध्य देश में था पाटलिपुत्र। ठीक है, शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था। जैसे हमारे प्रांतों को संभालने वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन मौर्य प्रशासन में ये काम कौन करता था? राज्य को यानी प्रांत को संभालने वाले को क्या कहा जाता था? कुमार। प्रांत को संभालने वाला क्या कहलाता था? कुमार या आर्यपुत्र। राजवंश का ही राजवंशीय या फिर इसको कहा जाता था आर्यपुत्र। प्रांत जो है, जैसे हमारे जो राज्य हैं वो जिलों में विभक्त हैं, वैसे ही प्रांत किस में बटे हुए थे? विषयों में। विषयों में बटे हुए थे। जो कौन चलाता था? जैसे जिलाध्यक्ष होता है वैसे इनके होते हैं। विषयों को संभालने वाले क्या कहलाते थे? विषयापति। विषयपति। विषयपतियों के द्वारा विषयों को संभाला जाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन होता था। जो समाहर्ता हमने देखा है वो समाहर्ता के अधीन जो जिले होते थे, प्रांत विषयों में बटे हुए थे, और जिलों को संभालने वाला, जिला जो होता है उसको संभालने वाला स्थानिक। और ये स्थानिक किसके अंडर रहकर काम करता था? समाहर्ता। समाहर्ता के अधीन रहकर काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मुखिया यानी गोप होते थे। जैसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आज हमारे समय में गांव है, ग्राम है, पंचायत समिति इनसे है। लेकिन उस समय पर जो शासन करने की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या कहलाती थी? गोप। सबसे छोटी इकाई हो गई गोप, जो 10 गांवों का संभालता था। एक गोप के अंदर कितने गांव आते थे? 10 गांव। 10 गांवों को संभालने वाला गोप कहलाता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेशित नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक, गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। गोप और स्थानिक इनके ऊपर भी डिपार्टमेंट होता था, जो कि किसके अधीन रहता? समाहर्ता के अधीन। और इसका नाम है, वो अधिकारी कौन सा होता था? प्रदेशित। ये है मौर्य प्रशासन। प्रांतीय मौर्य प्रशासन का प्रांतीय क्षेत्र। प्रांतीय क्षेत्र कुल 5 प्रांतों का विवरण मिलता है। प्रांत को संभालने वाला कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। प्रांत विषयों में बटे हुए थे। विषयों को संभालने वाला विषयपति। फिर जिले को संभालने वाला स्थानिक होता था, और स्थानिक जो है वो समाहर्ता को के अधीन रहकर काम करता था। फिर जो गांव थे, 10 गांवों को संभालने वाला गोप कहलाता था। उसका मुखिया है वो गोप कहलाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई भी गोप ही हुआ करता था। और इनके अलावा गोप और स्थानिक की रखवाली कर, इनके काम की देखरेख करने वाला, जांच करने वाला था प्रदेशित। यह अधिकारी होता था जो समाहर्ता उसको निर्देश देता, फिर ये निर्देश गोप और स्थानिक के को भी निर्देश दिया करता था। यानी इनके बीच की जो कड़ी है वो कड़ी का काम ये करता था। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका प्रांतीय शासन। अब हम पढ़ेंगे नगर शासन। कौन सा शासन पढ़ेंगे अब हम? नगर शासन। नगर केंद्र
प्रांत में बटा, प्रांत किसमें बटे, नगर में बटे हैं। मैक्सनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मैक्सनीज नाम सुना होगा आपने, कल बताया था मैंने। मैक्सनीज जो है वो सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था, जिसको भारत में राजदूत घोषित किया गया था, और उसने एक किताब लिखी थी इंडिका। इस इंडिका यानी मैक्सनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 लोगों का एक मंडल करता था, जिसमें कितने सदस्य होते थे, 30 सदस्यों का मंडल। 30 सदस्यों का मंडल जो है वो करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। 30 सदस्यों का एक मंडल था। अब एक मंडल जो है वो किसमें विभक्त था, 6 समितियों में। 6 समितियां थी। प्रथम समिति उद्योग से रिलेटेड थी, पहली उद्योग। दूसरी विदेश, विदेशियों से संबंधित, विदेशियों से संबंधित टोटल 6 हैं। तीसरी है जन्म मरण का लेखा जोखा रखने वाली, जैसे नगर पालिका होती है हमारे, जन्म मरण का लेखा जोखा। चौथी समिति क्या करती थी, चौथी समिति का काम था व्यापार समिति, व्यापार समिति। पांचवी समिति जो थी वो क्या करती थी, पांचवी समिति का काम है वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, विक्रय का निरीक्षण, विक्रय का निरीक्षण करने का काम ये पांचवी संस्था का, पांचवा जो विभाग है वो करता था। और जो छठी समिति थी, जो छठी समिति है, इसका कार्य था जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है उसका 10वां हिस्सा अब कर के रूप में वसूलना। विक्रय जो राशि है इसका 10वां जो हिस्सा है उसको कर के रूप में वसूल करने का काम था किसका, छठी समिति का। तो इस प्रकार से जो टोटल समितियां हैं, टोटल जो समितियां थी वो कितनी थी, 6। पहली उद्योगों को संभालती थी, दूसरी विदेशी विभाग को संभालती थी, तीसरा जन्म मरण को, चौथा व्यापार का, पांचवी विक्रय को, और छठी जो मैंने अभी आपको बताई है छठी समिति है वो विक्रय का 10वां हिस्सा है उसको कर के रूप में वसूल करती थी। तो इस प्रकार से अब ये जो समिति है, अभी इसमें कितने सदस्य होने चाहिए, टोटल 30 है, 30 6 भागों में बटे हुए हैं, तो टोटल एक समिति में कितने सदस्य होने चाहिए, 5। 6 पंजो 30 हो गए ना, एक में 5 तो 6 में कितने हो गए, 30, और 30 ही सदस्य। एक मंडल है लेकिन एक मंडल 5 टुकड़ों में, 6 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो एक में हो गए कितने, 5 सदस्य हो गए। अब ये तो था प्रशासन, नगरीय प्रशासन। सेना की व्यवस्था देखो, अब सेना कैसी होती थी, जले थले घुड़सवारी होती थी, हाथी होते थे कि नहीं होते थे, अश्व होता है घोड़ा। सेना के लिए हम पढ़ रहे हैं अभी सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के लिए एक अलग से विभाग होता था, पृथक विभाग हुआ करता था। प्रत्येक समिति
अब ये जो विभाग है ये भी 6 विभागों में डिवाइड थे। सैन्य विभाग है, इसके भी कितने विभाग थे? 6 विभाग। यानी ये विभाग, दोबारा विभाग नहीं आएगा, विभाग समिति में बटा हुआ था। कितनी? 6 समितियों में, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। एक में कितने? 5 सदस्य हुआ करते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। जैसे ये 5 विभाग कौन कौन से थे? पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। पैदल, अश्व, हाथी और नौसेना, रथ और नौसेना। ये डिपार्टमेंट था इनका। 5 प्रकार की सेनाओं की देख रेख करते थे। पैदल सैनिकों की, अश्वरोही सैनिकों की, हाथी सेना की, रथ सेना की और नौसेना की। तो इस प्रकार से कितने विभाग हो गए इनके? ये जो 5 प्रकार की सेनाएं हो गई इनके पास में। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सैन्य व्यवस्था, सेना की व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति, सेना का प्रबंध करने वाला अंतपाल कहलाता था। अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मैक्सनी जो इंडिका लिखी है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल थे, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथ से सुसज्जित विशाल सेना थी। इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके पास में जो सेना है वो 6 लाख तो पैदल है, 6 लाख पैदल सैनिक, और अश्वरोही कितने हैं? 50,000 अश्व और 9,000 हाथी, 9,000 हाथी और रथ कितने हैं? 800 रथ। ये जो विशाल सेना है इंडिका के अनुसार ये सेना किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। विशाल सेना है ये। 6 लाख तो पैदल हो गए, 50,000 अश्वरोही हो गए, 9,000 हाथी और 800 जो हैं वो रथ सवारक हैं, रथ में चलने वाले हैं। ये इस प्रकार से मौर्य प्रशासन है। कल हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि न्याय व्यवस्था कैसी थी, मौर्य प्रशासन में जो न्याय है वो कैसे होती थी। जैसे आज हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय है, क्षेत्रीय न्यायालय है, तो उस समय पर जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की हुआ करती थी, न्याय व्यवस्था है उसमें अंतिम निर्णय है वो किसका मान्य हुआ करता था, किस प्रकार से कौन कौन सी सजाएं उनको दी जाती थी, ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।